EFM बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसमें हम चैप्टर पढ़ रहे थे उत्पादन के सिद्धांत, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। इसमें परिवर्तनशील अनुपातों के 3 नियम की बात हमने करी थी, जिसमें हम 2 नियम पढ़ चुके हैं, उत्पत्ति वृद्धि नियम और उत्पत्ति ह्रास नियम। उत्पत्ति वृद्धि नियम और उत्पत्ति समता नियम हम 2 पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे इसमें उत्पत्ति ह्रास नियम। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, इस नियम की व्याख्या करने में जो सबसे आगे हमारे अर्थशास्त्री हैं उसमें नाम आता है प्रोफेसर स्मिथ का, प्रोफेसर रिकार्डो, माल्थस और मार्शल। ये जितने भी अर्थशास्त्री हैं, ये उत्पत्ति ह्रास नियम की जो व्याख्या है वो कृषि के क्षेत्र में करते हैं। उनका मानना है कि उत्पत्ति ह्रास नियम केवल कृषि के क्षेत्र में ही लागू होता है और मार्शल ने तो उसको डिफाइन करते हुए लिखा है कि यदि कृषि कार्य में कोई सुधार नहीं हो तो भूमि पर लगाई गई पूंजी एवं श्रम की मात्रा में वृद्धि करने से कुल उपज में अनुपात से कम वृद्धि होती है। इसको प्रोफेसर स्टिगलर ने भी अपने तरह से डिफाइन किया है कि जब कुछ उत्पत्ति साधनों को स्थिर रखकर एक उत्पत्ति साधन की इकाइयों में समान वृद्धि की जाए तब एक निश्चित बिंदु के बाद उत्पादन की उत्पन्न होने वाली वृद्धियां कम हो जाएंगी, अर्थात सीमांत उत्पादन घट जाएगा। इसी प्रकार से प्रोफेसर बेनम ने भी इसको डिफाइन किया है कि उत्पादन के साधनों के संयोग में एक साधन का हिस्सा जैसे जैसे बढ़ाया जाता है वैसे वैसे एक बिंदु के बाद उस साधन का सीमांत और औसत उत्पादन घटता जाता है। इसी प्रकार से प्रोफेसर जॉन रॉबिन्सन ने इसको डिफाइन करते हुए लिखा है कि उत्पत्ति ह्रास नियम यह बताता है कि यदि किसी एक उत्पत्ति के साधन की मात्रा को स्थिर रखा जाए तथा अन्य साधनों की मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि की जाए तो एक निश्चित बिंदु के बाद उत्पादन में घटती हुई दर से वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यदि हम इन सभी अर्थशास्त्रियों की परिभाषाओं का यदि हम एनालिसिस करें तो हम क्या पाते हैं कि उत्पादन प्रक्रिया में कुछ साधनों को स्थिर रखा जाए और कुछ साधनों में वृद्धि की जाए तो एक बिंदु के पश्चात जो हमारा सीमांत उत्पादन है उसमें कमी आने लगती है और सीमांत उत्पादन में आ रही इसी कमी को हम उत्पत्ति ह्रास नियम के नाम से संबोधित करते हैं। इसे हम एक टेबल के द्वारा देख सकते हैं। इस टेबल में बताया गया है 3 कॉलम है इस टेबल में। पहला कॉलम है परिवर्तनशील साधन की मात्रा, दूसरा टोटल प्रोडक्शन और तीसरा मार्जिनल प्रोडक्शन। हम इस टेबल में देख रहे हैं कि यदि हम परिवर्तनशील साधन की एक इकाई लगाते हैं, बढ़ाते हैं तो हमारा टोटल प्रोडक्शन बढ़ता है 40 यूनिट्स का। यही मार्जिनल प्रोडक्शन होगा 40 यूनिट्स। जैसे ही हम परिवर्तनशील साधन की मात्रा को डबल कर देते हैं, 1 से हम 2 कर देते हैं, तो हम क्या देख रहे हैं कि उत्पादन हमारा 60 होता है जो कि डबल से कम है और मार्जिनल प्रोडक्शन 20 होता है। अब हम अपने परिवर्तनशील साधन की मात्रा को ट्रिपल या 3 गुना कर देते हैं तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो उत्पादन है वो 75 होता है जो कि 3 गुना से बहुत कम है और हमारा सीमांत उत्पादन 15 होता है। इसी प्रकार से हम परिवर्तनशील साधन की इकाई को 4 गुना कर देते हैं तो हमारा उत्पादन केवल 85 ही होता है जो कि 4 गुना से बहुत कम है और हमारा सीमांत उत्पादन 10 यूनिट्स का होता है। अब हम इसको 5 गुना कर देते हैं तो हमारा टोटल प्रोडक्शन 90 और हमारा सीमांत उत्पादन केवल 5 होता है। यदि हम इसको परिवर्तनशील साधन की इकाई और बढ़ा देते हैं और हम इसको 6 कर देते हैं तो भी हमारा टोटल प्रोडक्शन 90 यूनिट्स ही रहता है और इस तरह से हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन 0 हो जाता है। और अब हम यदि 7 इकाई कर देते हैं तो हमारा जो टोटल प्रोडक्शन है वो घटकर 80 हो जाता है और इस प्रकार से जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन है वो -10 हो जाता है। तो इस टेबल को देखने से हमने क्या देखा कि जैसे जैसे परिवर्तनशील साधन की मात्रा बढ़ाई जाती है वैसे वैसे हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो कम होता जाता है। और 6ठी इकाई पर तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्शन हमारा 0 हो गया है। ये इस बात का सूचक है कि ये एक मैक्सिमम
सेटिस्फैक्शन या मैक्सिमम प्रोडक्शन का बिंदु है, जहां पर हमको टोटल प्रोडक्शन 90 मिल रहा है और यहाँ प्रोड्यूसर को अपना जो प्रोडक्शन है और आगे बढ़ाना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्शन 0 आ गया है। लेकिन इसके बावजूद भी यदि प्रोड्यूसर अपना प्रोडक्शन बढ़ाता चला जाएगा तो फिर उसे जो माइनस में या जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो प्राप्त होगा, अर्थात उसका टोटल प्रोडक्शन घटता जाएगा, जैसा कि इस टेबल से 7th यूनिट पर दिख रहा है। इसको हम एक डायग्राम में भी दिखा सकते हैं। डायग्राम में यहाँ पर ओ एक्स एक्सिस है, जहाँ पर परिवर्तनशील साधन की मात्रा ली गई है, और ओ वाई एक्सिस पर हमने मार्जिनल प्रोडक्शन को लिया है। परिवर्तनशील साधन की मात्रा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हैं। सातों को हमने यहाँ पर दिखाया है ओ एक्स एक्सिस पर, और ओ वाई एक्सिस पर हमने अपने प्रोडक्शन को दिखाया है 0, 10, 20, 30, 40, और नीचे हमने -10 भी दिखाया है। इस टेबल पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर हमने केवल मार्जिनल प्रोडक्शन को ही ड्रॉ किया है। जो मार्जिनल प्रोडक्शन फर्स्ट यूनिट पर कितना है 40, सेकंड पर 20, थर्ड पर 15, फोर्थ पर 10, फिफ्थ पर 5, सिक्स्थ पर 0, जो कि मैक्सिमम प्रोडक्शन का बिंदु है। और इसके बाद जो यदि हम फिर भी प्रोडक्शन बढ़ाएंगे और तो हमारा जो उत्पादन है वो घटकर -10 आ जाता है, जो कि नीचे हमें दिखाया गया है। तो इस प्रकार से इन सभी बिंदुओं को हम मिला दें तो एक ड्रॉ बनता है, जो कि बनता है मार्जिनल प्रोडक्शन को दिखाता है। तो इसी अवस्था को हम कहते हैं उत्पत्ति ह्रास नियम या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। अब हम पढ़ेंगे इसमें इसकी उत्पत्ति ह्रास नियम की मान्यताएं या अजम्पशंस। इसकी मान्यताओं का मतलब क्या है कि ये सब दशाएं होनी चाहिए तभी हमारा उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होगा। तो कौन कौन सी दशाएं होनी चाहिए? इसमें फर्स्ट है इसके अंतर्गत कि उत्पत्ति का केवल एक साधन ही परिवर्तनशील है, अन्य समस्त साधन स्थिर है। यहाँ पर केवल सारे साधनों को हमने स्थिर माना है, केवल एक साधन को यहाँ पर हम परिवर्तनशील मानते हैं। दूसरा इसका अजम्पशन है कि परिवर्तनशील साधन की जितनी भी इकाइयां हैं, समस्त इकाइयां वो समान होनी चाहिए। तीसरी इसकी मान्यता है कि उत्पादन की जो टेक्निक है उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। चौथी मान्यता है कि जितने भी स्थिर साधन है वो अविभाज्य होते हैं, उसका हम विभाजन नहीं कर सकते। पांचवी मान्यता है इसमें कि उत्पत्ति के विभिन्न साधन परस्पर केवल आंशिक प्रतिस्थापक होते हैं। और लास्ट इसकी जो मान्यता है वो है कि स्थिर साधन सीमित हैं और साथ ही साथ वो दुर्लभ होते हैं। तो इस प्रकार से ये सभी मान्यताएं ये उत्पत्ति ह्रास नियम की मान्यताएं हैं। अब हम पढ़ेंगे इसमें उत्पत्ति ह्रास नियम के लागू होने के कारण, कॉजेज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, की क्या वजह है कि जिससे हर क्षेत्र में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। तो उसके 3 कारण हैं। पहला कारण है इसमें उत्पादन के कुछ साधनों का स्थिर होना। इसमें अर्थशास्त्रियों का मानना है कि जैसे जैसे स्थिर साधनों के साथ परिवर्तनशील साधन की मात्रा को बढ़ाया जाता है तो धीरे धीरे जो स्थिर साधन है वो अपनी पूर्णता को प्राप्त हो जाते हैं, और ऐसी दशा में जो परिवर्तनशील साधन को उत्पादन करने के लिए पर्याप्त मात्रा में स्थिर साधन प्राप्त नहीं हो पाते हैं, और परिणाम स्वरूप जो हमारी उत्पादकता है वो घटती चली जाती है। दूसरा कारण है इसमें कि उत्पत्ति के साधनों का पूर्ण स्थानापन्न न होना। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूटर टू ईच अदर। ये क्लियर है कि जितने भी उत्पादन की जो प्रक्रिया है उसमें विभिन्न साधनों के एक निश्चित अनुपात के द्वारा ही संपादित होती है, और ये जितने भी विभिन्न साधन हैं वो परस्पर पूर्ण स्थानापन्न नहीं हो सकते हैं। तीसरा जो इसका उत्पत्ति ह्रास नियम के लागू होने का कारण है वो है साधनों की सीमितता, स्केर्सिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हमारे यहाँ पर जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसमें से कुछ ऐसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जो कि पूर्णतया उनकी सप्लाई पूर्णतया बेलोचदार होती है, जिसमें एक साधन है लैंड या भूमि, जिसकी पूर्ति को आसानी से नहीं बढ़ाया जा सकता है। ये कहेंगे हम कि इसकी पूर्ति को बढ़ाया जा सकना असंभव है। अतः जब कभी उत्पादक अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए कुछ साधनों को सीमित रखता है और कुछ को बढ़ाता है,
तो ऐसी स्थिति में कुछ साधनों की सीमितता के कारण या भूमि की सीमितता के कारण अनुकूलतम साधन संयोग से वो दूर हटना पड़ता है, और परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो मार्जिनल प्रोडक्शन है उसमें कमी आने लगती है और उत्पत्ति ह्रास नियम लागू हो जाता है। तो ये कारण थे जिसकी वजह से हर सेक्टर में अंत के में हमेशा उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। फिर भी हम कहेंगे कि उत्पत्ति ह्रास नियम का बहुत ज़्यादा महत्व है, और क्या इसका महत्व है इसको हम कुछ पॉइंट्स से देख सकते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, इसमें जो फर्स्ट महत्व है वो है अर्थशास्त्र का आधारभूत नियम, फंडामेंटल लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स। यह सिद्धांत अर्थशास्त्र में सभी क्षेत्रों पर समान रूप से लागू होता है, चाहे वो कृषि है, चाहे वो वानिकी है, चाहे उद्योग है, निर्माण है या विनिर्माण है या व्यापार है, ये सभी पर अंत में अवश्य रूप से लागू होता है। सेकंड इसका जो महत्व है वो है माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत का आधार, बेसिस ऑफ माल्थसियन पॉपुलेशन थियरी। माल्थस का जो जनसंख्या सिद्धांत है वो भी हमारे इस उत्पत्ति ह्रास नियम पर ही आधारित है। उनके अनुसार यदि हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जाती है तो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उत्पादित होने वाला जो खाद्यान्न है वो उस अनुपात में नहीं बढ़ता है जिस अनुपात में हमारी जनसंख्या बढ़ती है। अतः उन्होंने जनसंख्या तथा कृषि उत्पादन के मध्य उत्पत्ति ह्रास नियम के आधार पर इन्होंने संबंध स्थापित किया है। थर्ड जो महत्व है उत्पत्ति ह्रास नियम का वो है रिकॉर्डो के लगान सिद्धांत का आधार, बेसिस ऑफ रिकॉर्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। इसी प्रकार से जो रिकॉर्डो का जो लगान सिद्धांत है वो भी इसी नियम पर आधारित है। रिकॉर्डो के अनुसार जब क्रमगत रूप से भूखंडों पर कृषि कार्य किया जाता है तो वो निरंतर कम उत्पादकता प्रदान करते चले जाते हैं। तीसरा जो महत्व है वो है जनसंख्या प्रवास या पॉपुलेशन माइग्रेशन। नेक्स्ट फोर्थ जो इसका महत्व है वो है जनसंख्या प्रवास या पॉपुलेशन माइग्रेशन। किसी भी जनसंख्या अधिवास के लिए प्राकृतिक संसाधन पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। जब स्थिर प्राकृतिक संसाधनों पर जनसंख्या का भार बढ़ता चला जाता है तो जो प्राकृतिक संसाधन है वो गिरती हुई सीमांत उत्पादकता के कारण उस जनसंख्या का भार वहन नहीं कर पाते, फलतः वहां से जो सरप्लस पॉपुलेशन है वो दूसरे स्थानों पर शिफ्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से जो पॉपुलेशन माइग्रेशन की जो थियरी है वो भी इसी सिद्धांत पर आधारित है। और जो लास्ट और अंतिम जो इसका महत्व है वो है नवीन खोजों के लिए प्रेरणा, मोटिवेशन फॉर इन्वेंशंस। चूंकि हर सेक्टर में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है तो हम ये चाहते हैं कि उत्पत्ति ह्रास नियम लागू न हो, और ऐसी स्थिति में हम कंटिन्यूअस इन्वेंशंस नई नई खोज करते रहते हैं ताकि हम उत्पत्ति जो ह्रास नियम है उसके लागू होने से बच सके। तो इस तरह से हमारे देश में या विश्व में जो नवीन नई नई टेक्नोलॉजी है, नई नई जो तकनीकें हैं उनकी खोज करने के लिए प्रेरणा भी मिलती है। तो इस प्रकार से जो उत्पत्ति ह्रास नियम है उसका अर्थशास्त्र के हर क्षेत्र में बहुत ज्यादा महत्व है।